अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए आपसे इश्कम नावल की किस्त नंबर 3 लाए हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये किस्त भी अच्छी लगेगी। तो नावल शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आपको रोज़ हमारी नावल की न्यू किस्त मिलती रहे। तो चले शुरू करते हैं नावल। नमाज मगरिब दी जा चुकी थी। अहले ईमान मस्जिद का रुख कर चुके थे। अहले गाफिल के रुख कहीं और के ही थे। स्याह रंग की स्पोर्ट कार बहुत तेज़ी से इस सड़क पर कट मारती हुई जा रही थी। चलाने वाला कोई जुनूनी था। नहायत ही रैश किस्म की ड्राइविंग का मुजाहरा करता वो सलार शाह था। गाड़ी की पैसेंजर सीट पर हनान और फहनी सीट के साथ बिल्कुल चिपक कर बैठा था, जबकि ड्राइवर सीट पर बैठा सलार पर सुकून था। वो वक्फे वक्फे से डिशबोर्ड पर रखी शराब की बोतल से एक घूंट शराब का लगा लेता था। तेज़ कानों के पर्दे चीरता हुआ म्यूज़िक हनी की तबीयत बोझिल करने लगा। हनी ने पहलू बदला और अगले ही लम्हे इसके जबड़े पर सलार का ज़ोरदार मुक्का वार हुआ। कुछ सेकंड के लिए हनी की आंखों में अंधेरा लहरा गया। क्यों मारा है? हाथ से दुखता हुआ जबड़ा पकड़े हनी ने सलार को देखा, जो निहायत ही इत्मीनान से ड्राइव कर रहा था। सलार की दोस्ती बहुत कम थी। हनी इसका स्कूल के ज़माने से दोस्त था। इसके बाद कई लोग आए, मगर सब दुश्मन की हैसियत से ही। वह स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के कैरियर में तकरीबन हर किसी से मार धाड़ कर चुका था। दूसरों की अगर फड्डेबाजी में ठुकाई करता था तो हनी की वो दोस्ती में अक्सर एक दो लगा देता था। दोस्त के हाथों जलील ना हुए, रसवा ना हुए, मार ना खाई, कब्र तक ना पहुंच गए तो ऐसी ज़िंदगी से बेहतर है बंदा चुल्लू भर पानी में डूब मरे। क्वेश्चन बाय सलार शाह। ताकि तुम वॉल्यूम कम करने की जहमत मत करो, सलार ने आबरू उचकाकर तनबैया अंदाज में कहा। तुझे कैसे पता मैं वॉल्यूम कम करने वाला था? हनी ने आंखें छोटी करके इसे देखा। कोई तासुर भी नहीं मिलता था सलार के चेहरे पर। तुम्हारे अंदर मचलती चैल से जवाब देकर सलार ने फिर से शीशे की बोतल उठाई और मुंह से लगाकर 2-3 घूंट अंदर अंडेले और बिना देखे हनी की तरफ उछाल दी। बोतल इसके पेट पर जाकर लगी। आउच! वो दर्द से चलाया। तमीज़ नाम की कोई चीज़ तुम्हारे पास से नहीं गुजरी। आहा, शायद गुजरी हो, मगर मुझे आदत नहीं हर पास से गुजरने वाली का नाम पूछूं, वो ढिठाई से बोला। इसे पी लो, तुम्हारे कानों को अफाका होगा। हनी, जो डिश बोर्ड पर वापस बोतल रखने लगा था, यकदम ठटका। तुझे कैसे पता चला कि मैं? इसके अल्फाज हलक में ही रह गए, क्योंकि सलार इसके हाथ से बोतल पकड़कर इसका मुंह खोलकर शराब इसके अंदर ढेल चुका था। बहुत ज़्यादा बकवास करने लगे हो, मुफ्त की चीज़ रास नहीं आती। अब की बार हनी को ज़रा सा घूरा था। हनी खामोशी से बैठ गया। इसका जबड़ा और पेट अभी तक दर्द कर रहा था। सलार ने स्पीकर का वॉल्यूम फुल तेज़ कर दिया। इंग्लिश सिंगर मज़ीद ऊंचा गला फाड़ने लगा और फट तो हनी के कान भी रहे थे। वो दोनों कानों पर हाथ रखकर आंखें मीचकर बैठ गया। अगर ऐसा ना करता तो यकीनन इसके कानों से खून उबल पड़ता। जबकि सलार बहुत सुकून से सिंगर के साथ सुरताल मिलाता गुनगुना रहा था। गाड़ी की स्पीड मीटर पर रफ्तार की हद 200 mph थी। रफ्तार की सुई 120 पर थी। हनी ने देखा वो आगे बढ़ रही थी। सलार, यार, आहिस्ता कर, हनी चिल्लाया, मगर म्यूज़िक की आवाज़ में इसकी आवाज़ दबकी। 130 mph। सलार, बहुत ज़्यादा हो गई स्पीड। सलार की आबरूएं तन गई। 150 mph। गाड़ी ठुक जाएगी, रोक ले। सलार के होंठों पर पुरस्कार मुस्कुराहट आई।
170 MBH तुझे मरना है तो मर, मुझे बख्श दे। सलार की मुस्कुराहट गहरी से गहरी होती गई। इसके ज़हन में भगदड़ मची हुई थी। 190 MBH, सलार तेरा दिमाग चल गया है। हनी ने सलार का कंधा झंझोड़ा मगर वो 1 इंच भी इसे हिला ना पाया। 200 MBH, सलार। हनी हलक के बल चलाया। एक ज़ोरदार ब्लास्ट की आवाज़, टायर पंचर और गाड़ी सड़क पर नागिन की तरह बल खाती हुई दाएं तरफ की दीवार में जा लगी। सुबह मुकम्मल चढ़ चुकी थी। दिसंबर का सूरज ताक बिठाए आसमान पर चढ़ चुका था। परशाल जैसे दबे कदमों चहलकदमी के लिए निकली थी, वैसे ही दबे कदमों घर में दाखिल हुई थी। बिना आवाज़ किए इसका रुख अपने कमरे की तरफ था। डोर नाब पर हाथ पड़ने से पहले किसी के खंगारने की आवाज़ इसके कानों में पड़ी। परशाल ने आंखें बंद करके ज़ुबान दांतों तले दबाई। वो पकड़ी गई थी। क्या मैं पूछने की जिसारत कर सकता हूँ कि कहाँ से आवारागर्दी करके आ रही हो? व्हील चेयर पर बैठे इब्राहिम साहब ने तंजिया कहा। क्यों नहीं इब्राहिम साहब, पूरा हक है आपको। वो उल्टे कदमों इनकी तरफ घूमी और रिटाई से बोली, क्या ये कोई तरीका है आधी रात को सड़कों पर फिरने का? वो नलाह नज़र आते थे क्योंकि मैं दिन में ऐसे सड़कों पर नहीं फिर सकती ना। वो इनके सामने ज़मीन पर बैठी और बच्चों की तरह मनाने वाला मुंह बनाया। मैं कितना परेशान हो गया था। आधी रात सुनसान सड़कें तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा देता तो? वो सख्त फिक्रमंदी से कहने लगे। माई स्वीट डियर हैंडसम इब्राहिम साहब, आपको कितनी फ़िक्र है मेरी। लेकिन आपने ही तो सिखाया है कि अगर कोई परेशानी आए तो इसका हिम्मत से सामना करो, इसका मुंह तोड़कर रख दो। परशाल ने इब्राहिम साहब के गाल चुटकियों में बींचे। इसके सामने वो लड़का आया जो इससे इसकी कीमत पूछ रहा था। नामहसूस तरीके से वो झुंझला सी गई। यानी किसी का मुंह तोड़कर आ रही हो, वो भी बाप था। इसकी आंखें पड़ गए। बस मुंह ही नहीं तोड़ा, बाकी थप्पड़ तो जोरदार लगाया था। परशाल ने दांत पीसते हुए अफसोस से हाथ मले। कल से अगर चहलकदमी करनी हो तो शाम में निकल जाना, इब्राहिम साहब ने तायद की। ओके जो हुक्म। कैप्टन सर के पास हाथ ले जाकर रेजर सर किया और फिर इनकी व्हीलचेयर चलाती हुई कमरे में ले जाने लगी। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर कपड़े तब्दील करके इब्राहिम साहब के साथ नाश्ते की टेबल पर बैठी थी। आज कहाँ जाना है? इब्राहिम साहब ने आमलेट का टुकड़ा मुंह में रखते हुए पूछा। लाइबा बता रही थी एक स्टूडियो का, वहाँ ऑडिशन दूंगी। परशाल ने ब्रेड पर जैम लगाते हुए बताया। अगर मैं चलने के काबिल होता तो तुम्हें ऐसे धक्के ना खाने देता। इब्राहिम साहब शकनज़दा लहजे में बोले। हरगिज़ नहीं, आप अगर चलने के काबिल भी होते तब भी मैं ऐसे धक्के खा रही होती। ये तो बचपन से ख्वाब था मैं बड़ी स्टार बनूं। आप देखना, एक दिन मुल्क की सबसे बड़ी सुपरस्टार बनूंगी। इस दिन कैप्टन इब्राहिम असद मुझसे लाइन में खड़े होकर ऑटोग्राफ लेंगे। वो लापरवाही से इनके बाजू पर हाथ मारती बोली। आंसू रुकने की कामयाब हद तक कोशिश भी की थी बाप का दिल रखने को। बाप को एहसास कमतरी ना महसूस करवाने के लिए वो ऐसे 100 झूठ बोल सकती थी, मगर सच तो ये था कि जगह जगह धक्के खाकर एक्टिंग का ऑडिशन देना इसे कभी पसंद नहीं था।
वो 26 साला खूबसूरत नक्श नगार की मालिक लड़की थी, दराज़कद एमए पढ़ी हुई, प्रशाल की मां के इंतकाल के कुछ अरसे बाद इब्राहिम साहब ने दुश्मन से झड़प के एक मिशन के दौरान अपनी टांगें खो दी थी। वो मजबूर होकर व्हीलचेयर पर पड़ गए थे। कैप्टन इब्राहिम असद से वो इब्राहिम साहब बन गए थे। इस वक्त प्रशाल ने फाइनल ईयर के पेपर दिए थे। डिग्री के बगैर जॉब नहीं मिलनी थी कोई अच्छी, तो इसकी दोस्त लाइबा ने इसे एक्टिंग के लिए ट्राई करने को कहा। बकूल लाइबा के वो परफेक्ट हीरोइन मटीरियल थी, मगर वो जहाँ भी गई महज एक छोटी मोटी ऐड करवाई गई या साइड रोल जो 5 मिनट से ज़ायद का कभी नहीं हुआ था। इस लाइन में सिर्फ मैं ही अकेली ना खड़ा हूँ। वो इसकी कैफियत भांप कर माहौल हल्का करने के लिए मजाक करते हुए बोले, ये तो और भी अच्छी बात है, मेरे फ़ैन और सपोर्टर्स में मेरे बाबा खड़े होंगे और मुझे क्या चाहिए। प्रशाल पूरे दिल से मुस्कराई, फिर उठकर इब्राहिम साहब के गले लगी। अपना ख्याल रखिएगा, मैं 2 घंटे तक आ जाऊंगी, देर हो तो परेशान मत हो जाइएगा। भूख लगे तो फ्रिज से फ्रूट निकाल कर खा लेना, मेडिसिन साइड टेबल पर रखी हैं, 1 घंटे बाद याद से खा लेना। कोई ज़्यादा अहम ज़रूरत हो तो साथ वाली अपनी गर्लफ्रेंड नूरे जहान आंटी को बुला लेना, इनके साथ गप्पे मार लेना। ओके बाय, लव यू, बाय। हर रोज़ की तरह आज भी वो दरवाजे में खड़ी हदायतों की फहरिस्त जारी करके हाथ हिलाकर बाहर निकल आई। आहा, एक और भाग दौड़ वाला दिन, एक और धक्के खाने का दिन। वो रात में परशाल होती थी, सिर्फ परशाल जब वो सिर्फ अपने लिए जीती थी, अपने लिए सांसें लेती थी, अपने साथ गप्पे लड़ाती थी, अपने साथ लड़ाई करती थी, अपने नाज़ो नखरे उठाती थी। दिन में वो परशाल इब्राहिम बन जाती थी, जहाँ ज़रूरत ज़िंदगी चलाने के लिए इसको नापसंद काम भी करना पड़ता था, अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चलना पड़ता था, मगर ये ही ज़िंदगी थी। और परशाल इब्राहिम को चैलेंजेस बहुत पसंद थे। इसके निकलते ही इब्राहिम साहब गर्दन झुकाकर बैठ गए, नज़रें घड़ी पर टिकी थी। वहाँ 8 बज रहे थे। मगर वो घड़ी की सुइयां कहाँ देख रहे थे, वो तो वक्त की घूमती सुइयां चुन रहे थे। सूरज की सुरमई किरणें इस जगह को अपने हाथे में लिए हुए थी। दोपहर की नरम गरम सी धूप सर्दी का जोर किसी हद तक कम कर रही थी। वो एक ज़ेरे तमीर बिल्डिंग थी, काफ़ी अरसे से वहाँ काम बंद था, मगर आज वहाँ फिर से हलचल लगी हुई थी। वर्कर्स काम कर रहे थे, तमीरी मशीनरी भी चल रही थी। एक शोर सा इस जगह पर बरपा था। ऐसे में इस बिल्डिंग की 5वीं मंजिल में बना वो सीमेंट की दीवारों वाला ऑफिस था। एक दीवार जो सड़क की तरफ थी आधी गायब थी। वहाँ तमीर मुकम्मल होने के बाद शीशा लगना था। आधी तमीर दीवार के आगे शहवार शाह खड़ा था। इसके हाथ में चाय का कप था, जिसे वो घूंट-घूंट अंदर अंडेलता सर्दी की शिद्दत को गरमाई में बदल रहा था। इसके पीछे लकड़ी की मेज़ पर आदम झुका हुआ था। वो एक नक्शे के ब्लू प्रिंट का बगौर जायज़ा ले रहा था। पेन से एक जगह निशाना लगाया और सर उठाकर शहवार को देखा। मेज़ पर पड़ी आदम की चाय ठंडी हो चुकी थी। 4 साल, फाइनली 4 साल बाद हम लैंड क्लियर करवाने में कामयाब हो गए। शहवार अंदर की तरफ मुड़ा और आदम तक आया, चाय का खाली कप मेज़ पर रखा और ख़ुद भी नक्शे पर झुका। क्या तुमने इसे देख लिया है? अब वो आदम से किसी बारे में इस्तफसार कर रहा था। यस सर, ये देखें, मेरे ख्याल से पार्किंग यहाँ होनी चाहिए। आदम ने एक जगह पेन रखा जहाँ निशान लगा हुआ था। शहवार ने गौर से इस जगह पर देखा। ग्रेट,
इट विल बी गुड, और तुम भी सर नहा का करो। कितनी बार कहा है। आदम के काम को सराहकर शहवार ने इसे याद दहानी करवाई। ये कैसे हो सकता है, आप मेरे बॉस हैं। सर नहीं कहूँगा तो क्या कहूँगा। आदम हर बार की तरह इस बार भी जवाब पेश किया। सर या बॉस मालिक के लिए बोला जाता है। मैंने तुम्हें कभी गुलाम नहीं समझा। तुम हमेशा से मेरे लिए मेरे भाई की तरह हो, जैसे सलार, हदीद और रूहान है। बाबा का बिजनेस एस्टैब्लिश करवाने में तुमने मेरा साथ भाइयों जैसा ताउन किया है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम मुझे बॉस या सर कहते हो, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि तुम मेरे सबसे करीब हो। मुझे नहीं पसंद कि ऑफिस के गेट पर खड़े होने वाले एक वॉचमैन भी मुझे सर कहकर बुलाएं। विल आई आर फैमिली हेयर, हम सब यहाँ कंबियन है, मालिक या गुलाम नहीं। मालिक सिर्फ अल्लाह है। मेरी नाचीज़ ज़ात पे बात कबूल नहीं करती कि मैं दुनियावी दिखावे या अना की तस्कीन के लिए लोगों का मालिक बन बैठूंगा। वो निहायत नरम गरम हर लफ्ज़ पर जोर डालते हुए बोला। आदम ने इसकी सारी बात सुनकर सर अस्बात में हिलाया। मैं समझ गया, फिर गर्दन को खम दिया। गुड, आइंदा से तुम मुझे शहवार कह सकते हो। शहवार ने तायद की और मेज़ पर बिछा नक्शा लपेटने लगा। इसके कदम बाहर की तरफ बढ़े। सर, मेरा मतलब शहवार हेड लेबर अपनी पिछली पेमेंट मांग रहा है। आदम गला खंगार कर तसल्ली करते हुए बोला। क्या अभी तक पेमेंट क्लियर नहीं हुई। शहवार नाराज सा पलटा। इसके अकाउंट में प्रॉब्लम आ रही है, चेक बाउंस नहीं हो रहा, वो कैश की डिमांड कर रहा है। आदम ने मामले से आगाह किया। तो यहाँ खड़े होकर तुम मुझे ये बताने की बजाय इसकी पेमेंट इसे क्लियर करनी चाहिए थी। 2 हफ्ते हो गए और पेमेंट क्लियर नहीं हुई। तुम मुझे क़यामत वाले दिन इन लोगों में खड़ा करना चाहते हो जो अपनी वाजिबुल अदायगी में ताख़ीर करते हैं। हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मज़दूर की मज़दूरी पसीना खुश्क होने से पहले दे दो। इब्ने माजा। क्या तुम मुझे क़यामत वाले दिन इनके सामने शर्मसार करना चाहते हो। शहवार का लहजा सख्त हुआ था, जिसमें वो आदम से बाज परस्त करने लगा। मैं माजरत चाहता हूँ। आदम फ़ौरन बाहर की तरफ भागा था। शहवार ने सुकून का सांस लिया और ख़ुद भी कदम आगे बढ़ा दिए। नावल आप लोगों को कैसा लग रहा है। अभी आपने आज इसकी तीसरी किस्त पढ़ रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना आप लोगों को ये इस्लामी नावल कैसा लगा है। फ़रा बुरखे में मबलूस स्कूल से निकली थी। इसका रुख हॉस्टल की तरफ था। अचानक याद आया इसे कुछ किताबें चाहिए थी। इसने रास्ता बदल लिया क्योंकि बुक स्टोर दूसरी तरफ था। इसके रास्ते में ज़ेर तमीर बिल्डिंग आई थी। फ़रा ने तेमराती बिल्डिंग पर एक नज़र डालते हुए कदम आगे बढ़ाए। तभी इसकी नज़र अंदर से आते हुए मर्द पर पड़ी। वो रॉयल ब्लू कलर के सूट में निक सा तैयार हुआ खूबरू मर्द था। 6 फुट से उठता कद और मजबूत जिसामत का हामिल, चेहरे पर सजी दाढ़ी इसे मज़ीद जाज़िब नज़र बना रही थी। इसके बाहर आने पर वहाँ काम करते मज़दूरों ने इसे सलाम किया, जिसका जवाब इस आदमी ने सर झुकाकर खुशउस्लूबी से दिया। वो चलता हुआ गाड़ी तक आया। जब मज़दूरों के हेड ने इसे आवाज़ दी, इसने नहायत सुकून से रुककर इसकी बात सुनी और आखिर में गाड़ी में बैठने से पहले हेड मज़दूर के कंधे पर थपकी भी लगाई। इसका मुकम्मल तासुर फ़रा पर एक अच्छे अखलाक वाले इंसान का पड़ा था। वो दूसरे बॉसेस की तरह घमंडी या अक्खड़ मिजाज मालूम नहीं होता था। फ़रा आगे बढ़ गई। हेड मज़दूर को इसकी आदगी के मुतल्लिक तसल्ली देकर शहवार गाड़ी में बैठ गया। शीशे से बाहर सड़क पर एक नज़र दौड़ाई। जब शहवार शाह की नज़र ठहर गई, वो सड़क पर चलती वो लड़की मुकम्मल हिजाब में थी। वो नज़रें झुकाए आगे चलती जा रही थी। शहवार के लबों को मुस्कान ने छुआ। इसे हमेशा से ही अपने लिए एक ऐसी लाइफ पार्टनर की ख्वाहिश थी। वो एक बापर्दा और पाकीज़ा औरत अपनी ज़िंदगी में चाहता था।
सड़क पर चलती वो लड़की शहवार शाह के दिल में अपने लिए एक एहतराम का मुकाम पैदा कर गई थी। गाड़ी आगे बढ़ गई, लड़की पीछे रह गई। या अल्लाह, मेरी ज़िंदगी में पाक औरत शामिल करना। होंठों पर मुट्ठी रखकर गहरी सांस लेते हुए दिल में दवा की। गाड़ी दूसरे ऑफिस की तरफ रवां दवा थी। अस्सलामुअलैकुम। फ़रा बाजुओं में किताबें थामे हॉस्टल में अपने मखसूस पोर्शन में दाखिल होते हुए ऊंची आवाज़ में बोली। वहाँ मौजूद लड़कियों ने सर उठाकर सलाम का जवाब दिया। पोर्शन के दरमियानी हिस्सा एक बरामदे जैसा था, जहाँ सोफ़े रखे थे। बरामदे के दोनों तरफ कमरे थे। एक तरफ नीचे जाने और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ थीं, जबकि एक तरफ गैलरी थी। हर पोर्शन के लिए एक गैलरी थी। फ़रा दरवाज़ा खोलकर अंदर बढ़ गई। सोफ़े पर बस्तूर ख्यालों की दुनिया में गुम हुई मनाल एलिस इन द वंडर लैंड बनी बैठी थी। नोटबुक पर सतरें लिख कर काटी गई थी। मनाल ने फ़रा का सलाम नहीं सुना था। फ़रा करीब आई और इसके हाथ से नोटबुक पकड़ी। ओह फ़रापी, आप कब आई? मनाल होश में आते हुए बोली। जब तुम यहाँ बैठकर दुनिया की सैर को निकली हुई थी। फ़रा ने प्यार से मनाल के गाल पर चुटकी काटी। गोल मटोल सी टॉमबॉय मनाल वासिफ फ़रा को बहुत अच्छी लगती थी, बिल्कुल किसी छोटी बहन की तरह। ये ही वजह थी कि फ़रा वफ्ता वक्त इसे कुछ न कुछ समझाती रहती थी। क्या लिख रही थी? फ़रा ने अब नोटबुक पर नज़र डाली। नहायत ही रफ राइटिंग और इसे भी पेन से लकीरें खींचकर काटा गया था। फ़रा को समझ न आई तो सवालिया नज़रों से मनाल की तरफ उठाई। वो मैं नावल लिखने की कोशिश कर रही थी, हाथों को आपस में मरोड़ते खिलखिलाते हुए बतीसी निकालते हुए बोली। अच्छा। फ़रा ने एक तिरछी नज़र इस लड़की पर डाली, जिसकी उम्र 18-19 के दरमियान थी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम नावल लिखने की उम्र में हो? फ़रा इसके साथ ही बैठ गई। मिनाहिल ने कंधे उचका दिए। आखिर ये करने का आइडिया कहाँ से आया? वह मज़ीद इस्तफ़ार करने लगी। FB पर नावल पढ़कर ख़ुद भी लिखने का शौक़ पैदा हो गया, मगर मुझे समझ नहीं आ रही क्या लिखूं। अपने नए पैदा हुए शौक़ की पैदाइश गाह का जिक्र करने के बाद रोनी सी सूरत बनाई। जॉन एलिया, लगता है तुम जैसे नन्हे मुन्ने लिखारों के लिए कह कर गए थे, जिन्हें पढ़ना चाहिए वो लिख रहे हैं। फ़रा हवाला देते हुए अफसोस से बोली। लो, अभी तो मैंने FSC के पेपर्स दिए हैं, अब क्या वेकेशन में भी पढ़ूं? फ़रा की बात पर मुंह खोले हैरत का इजहार करते हुए मिनाल के मासूमियत भरे अंदाज पर फ़रा बेख्तियार हंस पड़ी। मेरा मतलब है प्यारी, अभी तुम छोटी हो इन चीज़ों को लिखने के लिए। फ़रा ने प्यार से इसके चेहरे पर हाथ फेरा। छोटी नहीं, मैं तो 19 साल की हूँ। FB पर 15-16 साल की लड़कियाँ भी नावल लिखती हैं। मिनाल हाथ चिल्ला कर बताने लगी। अच्छा, चलो ये बताओ वो लिखती क्या है? फ़रा ने बाजू थोड़ी तले टकाया और गौर से मिनाल को सुनने लगी। वो नावल लिखती हैं। हाँ, मगर नावल में क्या लिखती हैं? कैसी तहरीर लिखती हैं? फ़रा ने तफसीलन पूछा। मिनाहिल ने होंठों पर उंगली रखकर एक लम्हे को सोचा। वो लव स्टोरी लिखती हैं, एक शहजादों जैसा हीरो और परियों जैसी हीरोइन, दोनों की मोहब्बत भरी कहानी। और वो ज़रा से शर्माई, फिर चेहरे पर ज़रा सी सुर्खी लाते हुए बोली। और रोमांस भी।
फ़राह चंद लम्हे इसकी शक्ल देखती रही जो रोमांस के ज़िक्र पर सुर्ख अंगारा हो रहा था। आपको पता है फ़राह नावल का हीरो और हीरोइन वो भी करते हैं, वो पर जोर भी दिया और लाज भी खाई। आपको पता है फ़राह नावल का हीरो हीरोइन वो भी करते हैं, वो पर जोर भी दिया और लाज भी दिखाई। अच्छा ये बताओ तुमने क्या सीखा इन नावल से? फ़राह संजीदगी से पूछने लगी। यही कि हीरो हीरोइन से कितनी मोहब्बत करता है, पहले वो दुश्मन होते हैं फिर वो एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। क्या बस यही सीखा है तुमने? फ़राह को न जाने क्यों इस पर तरस आ रहा था। हाँ ना, रिज़ल्ट के इंतज़ार में जितने नावल पढ़े हैं इनमें यही था। मनाल हाथों को झटक कर बोली, तो तुम गलत जगह पहुंच गई हो लड़की, ये सब तुम्हारे दिमाग के लिए इतने ठीक नहीं है, तुम्हारा ज़हन अभी पुख्ता नहीं है। फ़राह अपने ताई इसे समझाने लगी। तो क्या है मेरे लिए सही? मनाल ने पूछा। तुम दूसरी तरह के नावल पढ़ो, जैसे इस्लामी इन्फॉर्मेटिव, जिससे कुछ अच्छा सीखो, कुछ बेहतर सीखो, ना कि सिर्फ प्यार मोहब्बत की दास्तानें। तुम समझ रही हो ना? फ़राह की बात सुनकर मनाल कुछ देर सोचती रही, फिर चहक कर बोली, ओके, अब से मैं ऐसे ही नावल पढ़ूंगी। वो पुख्ता इरादा करते हुए बोली। मगर पढ़ने से पहले मुझे बता देना तुम कौन सा नावल पढ़ रही हो? फ़राह ने ताकीद की। ओके फ़राह टॉमबॉय, मनाल ने हामी भरते हुए फ़राह के गाल पर बोसा लिया। पेपर्स के बाद घर क्यों नहीं गई तुम? फ़राह अब दूसरे मुद्दे पर आई। अम्मा ने घर में काम ही करवाना था, मुझसे नहीं होता काम वाम। मनाल ने मुंह बसोर कर कहा। तो ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, काम करना अच्छी बात है, हर लड़की को घर के काम आने चाहिए। फ़राह फिर से इसे समझाने लगी थी। ओहो, मुझसे नहीं होती, छोड़ो। ताकि सर दाएं बाएं मारती वो ऐसे बोली जैसे पहाड़ तोड़ने को कहा गया हो। फ़राह फिर से इसके अदा पर हंस दी। जब शादी होगी तो तब तो तुम काम करोगी ना? फ़राह ने एक बार जताया था। नहीं, तब भी नहीं। मैं एक बहुत ही अमीर इंसान से शादी करूंगी, जैसे नावल में होते हैं, नौकर चाकर मेरे आगे पीछे होंगे, वो मेरा हीरो जैसा शौहर मुझे हाथ का छाला बना कर रखेगा, मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं करवाएगा। मनाल की आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो अमीर हीरो जैसा शौहर सामने ही बैठा इसे डायमंड रिंग देकर प्रपोज कर रहा हो। क्या नावल्स वाले हीरो असल में भी होते हैं? फ़राह हंसी छुपाते हुए पूछने लगी। हाँ ना, होते हैं, हैंडसम अमीर कबीर बिजनेसमैन होते हैं ना, आपने कभी नहीं देखे? नाल की वजाहत पर फ़राह के ज़हन में एक चेहरा उभरा, शहवार शाह का चेहरा। वो खूबरू मर्द बिल्कुल किसी शहजादे जैसा था, इसका मज़दूरों से अखलाक कमाल था। मनाल के इसके सामने हाथ झुलाने पर वो चौंकी, फिर ना महसूस तरीके से खंगार कर दिल ही दिल में दुआ की। या अल्लाह, मेरे दिल में नामहरम का ख्याल मत डालना, इसे भटकने से रोकना। या अल्लाह, मेरे ख्यालात को हमेशा पाक रखना। इसने मनाल को देखा, जो कॉल आने पर मोबाइल पर लग गई थी। कॉल इसकी बेस्टी किरण की थी। फर्स्ट ईयर में दोनों की दोस्ती हुई थी और तब से एक दूसरे की सगी बन गई थी। मनाल अपनी हर बात इससे बांटती थी, हर अच्छी बुरी छोटी बड़ी बात। फ़राह यादगिर से मुस्कुरा दी। नावल जारी है।
तो मिलते हैं कल किस्त नंबर 4 में। आप लोगों को आज की किस्त कैसी लगी है मुझे कमेंट में लाजमी बताना, और हमारा जो भी नावल पढ़ता है इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। अल्लाह हाफिज़।